हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू आर डूइंग वेल। आप सबकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आई होप सो आप सबकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन एक नंबर चल रही होगी, आपको ज़्यादा इश्यूज नहीं आ रहे होंगे। और मैंने बोल रखा है, आपको कोई किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप या अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करके मेरे को बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपको एक परफेक्ट आंसर दे सकूँ, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सके। तो मोस्ट ऑफ है ना स्टूडेंट्स का मेरे पास मेरा क्वेरीज आ रही थी कि भैया कि जो बिजनेस स्टडी है उसके अंदर केस स्टडी सोल्व नहीं हो पाती, या होती भी है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो कैसे हम है ना इजी वे के अंदर है ना केस स्टडी को सोल्व कर सके। तो और ये जेनुअल डाउट होता है हर एक स्टूडेंट का कि केस स्टडी स्टार्टिंग के अंदर हमें समझ में नहीं आती, या हमें सोल्व करने का जो परफेक्ट तरीका होता है वो नहीं आ पाता, इसके कारण हम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर देते हैं उसके अंदर। या फिर एक तरीके से क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या होता है, हम है ना केस स्टडी के अंदर ना आंसर गलत लिख देते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन की वो हम फुलफिल नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारे खाना का मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि है ना केस स्टडी जो बिजनेस स्टडी के अंदर आती है वो कैसे अपन सोल्व कर सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात। बिजनेस स्टडी का जो पेपर आता है, बोर्ड का जो पेपर आता है, उसके अंदर एक अच्छा मार्क्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं केस स्टडी के लिए, तो आपको केस स्टडी सोल्व करना आना बहुत ज़रूरी होता है यदि आपको एक अच्छे स्कोर अचीव करने हैं आपके बिजनेस स्टडी के पेपर के अंदर। तो अपन है ना बिजनेस स्टडी के अंदर कैसे केस स्टडी सोल्व कर सकते हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये आता है कि मैंने आपको 100/100 की आपने मेरी वीडियो देखी होगी, उसके अंदर भी मैंने एक बात बताई थी कि आपको इंडियन इकोनॉमी जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है और बिजनेस स्टडी, ये दोनों कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इनके अंदर आपको बुक रीडिंग करनी जरूरी होती है। यदि आप बुक रीडिंग करोगे ना तो इसके बहुत सारे बेनिफिट निकलते हैं आपके आंसर राइटिंग के अंदर भी, और आपके केस स्टडी सोल्व करते हो तब भी। तो पहला पॉइंट तो ये आता है कि आपको केस स्टडी समझनी है, सोल्व करनी है, तो उसके लिए आपको तो हर एक चैप्टर की बुक रीडिंग करना मस्ट है। मस्ट मतलब मस्ट है, इससे इसको आप है ना स्किप नहीं कर सकते। तो ट्राई करो कि आप हर एक चैप्टर को कवर कर दो, हर एक चैप्टर की बुक रीडिंग कवर कर दो। ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता, यदि तुम है ना एक दिन के अंदर एक चैप्टर भी करते हो तो अराउंड 12 से 13 दिन के अंदर आराम से हो जाएगा। यदि बाई चांस एक चैप्टर कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो मोर देन मतलब 15 डेज के अंदर तो आपका है ना पूरे जो बुक है उसकी बुक रीडिंग हो जाएगी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो है ना पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपको है ना बुक रीडिंग करनी है बिजनेस स्टडी की अच्छे से, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि बुक रीडिंग अपन लाइन से लाइन 2 लाइन पढ़ते जा रहे हैं, हमें समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। हमें जब बुक रीडिंग हम करेंगे तब हमारे हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप ये आता है कि हमारे बिजनेस स्टडी के अंदर हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कंट्रोलिंग की प्रोसेस क्या होती है, जैसे कि सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव हो गया, परफॉर्मिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया, फिर कंपेरिजन आता है, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप आता है जो डेविएशंस होते हैं उनको फाइंड करना, फिर हम करेक्टिव टेकिंग करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, उसके बाद में हम फीडबैक लेते हैं। तो आपको हर एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, हर एक प्रोसेस का पता होना चाहिए कि इसके बाद में कौन सा स्टेप आता है, कौन सा पॉइंट कैसे है ना किसी डिसीजन को अफेक्ट करता है। आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी, ठीक है। यदि आपको किसी स्टडी अच्छे से सोल्व करनी है तो सर पहले स्टेप हो गया कि आपको बुक रीडिंग अच्छे से करनी है। बुक रीडिंग करने के बाद में आपका हर एक कंसेप्ट है ना, या हर एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसका एक अच्छे से आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी हो जानी चाहिए। उसके बाद में क्या करना है, आपके हर एक टॉपिक के है ना कुछ कीवर्ड्स और की लाइन्स दे रखी है, बुक के अंदर भी दे रखी है, और जो बुक के अंदर जो हर टॉपिक का एक्सप्लेनेशन होता है उसके अंदर भी दे रखी है। तो आपको कीवर्ड एंड की लाइन मस्ट है, आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपने कीवर्ड और की लाइन से याद कर ली ना तो आपको केस स्टडी के अंदर कहाँ पर भी आपको कीवर्ड या की लाइन दिख गया ना तो आप ये पता लगा सकते हो कि ये है ना तो जो केस स्टडी है वो कौन से टॉपिक से या कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। तो आपको जो केस स्टडी का जो आंसर होगा वो आपको है ना फाइंड करने में, सोल्व करने में बहुत थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो इसके लिए आपको हर एक है ना टॉपिक के कीवर्ड की लाइन्स याद करने हैं, ठीक है। और कीवर्ड एंड की लाइन्स याद करने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो वहाँ पर जब यदि आप आंसर के अंदर आपके कीवर्ड की लाइन्स ऐड कर देते हो तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि आपके फुल में से फुल मार्क्स ही आएंगे, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। उसके बाद में क्या करना है कि जैसे कि कीवर्ड्स के अंदर है ना, मैं तो एग्जांपल देके बताता हूँ कि आपको किस तरह की कीवर्ड्स और की लाइन्स याद करना है। जैसे कि एक प्रिंसिपल आता है जो कि ये बोलता है कि आई को वी से रिप्लेस करता है। अब कौन सा प्रिंसिपल होता है तो हमें पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल एसपी डिकॉक होता है, ठीक है। कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप शो करता है, तो ठीक है वो हमें पता होना चाहिए। इफिशियंसी होता है। इंड्यूसिंग द एम्प्लॉयज, ये किसका कीवर्ड है, ये मोटिवेशन का है, जो कि डायरेक्टिंग के पार्ट में, डायरेक्टिंग का एक पार्ट और कंपोनेंट होता है मोटिवेशन, उसका होता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, ये कौन सी है ना नीड का पार्ट है, ये सोशल नीड और बिलोंगिंगनेस नीड होती है उसका पार्ट है। या ऑर्गेनाइजेशन में हम यदि बात करते हैं तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कीवर्ड्स की लाइंस को है ना पकड़ सकते हो और उससे ना अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब भी आपके पास केस स्टडी आएगी तो आप बेसिकली देखो केस स्टडी बहुत बड़ी बड़ी आती है, पैराग्राफों में आती है, तो आपको कभी भी केस स्टडी ना स्टार्टिंग से ना रीड नहीं करना, ठीक है। केस स्टडी को हरदम लास्ट से रीड करना है। लास्ट से रीड करने का बेनिफिट ये होता है कि लास्ट से आपको ये पता लग जाता है कि क्वेश्चन के अंदर कह रहा क्या है, ठीक है। यदि आपने क्वेश्चन में कह रहा है क्या है ना, वो यदि पता लगा लिया तो आपका 50% तो केस स्टडी वहीं से हो जाती है। फिर उसके बाद में हमें ऊपर से रीडिंग करना होता है कि वो कौन सा पार्ट कह रहा है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि सैम्पल पेपर जो हमारा था उसका क्वेश्चन नंबर 8 है, 26 है क्वेश्चन, वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। उसमें यदि आप लास्ट वाली लाइन देखोगे तो उसमें ये आ रहा होगा विच एक्सप्लेन द इंसेंटिव। अब यहाँ पर एक इस वर्ड को पढ़ते ही ना, इस लाइन को पढ़ते ही हमें क्या पता लग गया कि डायरेक्टिंग के अंदर हमारे पास मोटिवेशन आता है, एक कंपोनेंट मोटिवेशन के अंदर इंसेंटिव्स आते हैं। इंसेंटिव के दो पार्ट होता है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। तो इन दोनों में से हमारा कोई ना कोई आंसर होगा कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल का कोई पार्ट दे रखा होगा ऊपर, और उसी में से हमें हमारा आंसर फ्रेम करना है, ठीक है। तो इतना सोल्व हो जाता है, तो ये 50% हमारा जो बर्डन होता है केस स्टडी का वो रिड्यूस कर देता है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि बिजनेस स्टडी के अंदर जो भी केस स्टडी है उसको लास्ट रीड करो, आपको 50% सोल्व जो क्वेश्चन सोल्व होने के चांसेस वहाँ से इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और केस स्टडी इस तरीके से भी आ जाती है कभी कभार, है ना, क्या नाम, एक केस स्टडी है जिसके अंदर ना कोई भी प्रोसेस ले लो, उसके कुछ स्टेप्स एक्सप्लेन कर देगा, तो उसमें दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्या तो वो क्वेश्चन एग्जामिनर ये बोल देगा कि जो स्टेप्स हमने एक्सप्लेन कर रखे हैं उनको एक्सप्लेन करो, या जो स्टेप्स हमने फॉलो कर दिए उसके आगे के स्टेप्स फॉलो करो। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, भार्गव लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, उसको 1000 करोड़ का टर्नओवर करना है इस साल के अंदर। उसने एक चीज़ और फिक्स करी कि उसको सिर्फ एशियन कंट्री के साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, मतलब उसको जो बिजनेस डील है वो सिर्फ एशियन कंट्री के साथ डील करनी है। क्वेश्चन ये कहता है, दो क्वेश्चन दे दिए इसके अंदर की। एक क्वेश्चन ये कह दिया कि हम जितने भी जो स्टेप्स फॉलो कर रखे हैं प्लानिंग प्रोसेस के वो एक्सप्लेन करो। सेकंड क्वेश्चन ये कह दिया कि जो स्टेप्स हमने फॉलो नहीं कर रखे हैं, जो फॉलो कर रखे हैं उसके आगे के जो स्टेप्स हैं प्लानिंग के वो हमें बताओ, ठीक है। अब यहाँ से तुम कैसे फाइंड कर सकते हो कि मैंने बताया कि भार्गव लिमिटेड कंपनी ने 1000 करोड़ का एक टारगेट फिक्स किया है, तो यहाँ से क्या है, टारगेट फिक्स कर लिया, तो ये प्लानिंग का फर्स्ट पार्ट होता है, प्लानिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। तो पहला स्टेप यहाँ पे फुलफिल हो गया। सेकंड क्या आंसर था कि उन्होंने एक प्रीमिसेस डेवलप कर लिया, उन्होंने क्या अजम्पशंस ले लिया कि वो सिर्फ एशियन कंट्री के साथ में ही डील करेंगे, तो एशियन कंट्री के साथ में डील करेंगे, तो उन्होंने एक डेवलपिंग प्रीमिसेस कर लिया। तो प्लानिंग के सिर्फ दो स्टेप्स थे उन्होंने फॉलो कर लिया। तो जो फर्स्ट आंसर पूछा था कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं प्लानिंग की प्रोसेस के, तो ये दोनों आ जाएंगे। उसके आगे के सेकंड क्वेश्चन था उसके आगे के एक्सप्लेन करना है, तो उसके आगे के हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम है ना डिफरेंट अल्टरनेटिव्स है ना जो ऑप्शंस लेते हैं, फिर उनके अंदर सिलेक्ट वन वेस्ट करते हैं, ठीक है, उनके ना इवेल्यूएशन करते हैं, उसके बाद में सिलेक्ट वन वेस्ट करते हैं, उसके बाद में हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं, फिर उसका फिर फॉलो अप करते हैं। इस तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप किसी स्टडी के अंदर से खुद की जो आंसर्स हैं वो निकाल सकते हो, फ्रेम करके आप पता लगा सकते हो। तो आप है ना एक केस स्टडी को अच्छे से यदि ब्रेक करते हो, उसको क्लासीफाई करते हो इस तरीके से, तो आपको जो केस स्टडी का जो आंसर होता है वो है ना जो सोल्व करने के लिए बहुत सिंपल वे में बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप केस स्टडी सोल्व कर सकते हो। केस स्टडी को कभी भी कहाँ से स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना है, लास्ट से पढ़ना है। फिर लास्ट का जो पार्ट देगा उसमें से थोड़ा सा आपने को दिमाग लगाना है, फिर आपको 50% वहाँ से दिमाग चल जाएगा, और 50% जो बचेगा जो कि आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक दोबारा पढ़ना है, फिर वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ये कौन से पार्ट का आंसर पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। और जब भी केस स्टडी है ना रीड करो तो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, उसको पेंसिल से है ना थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो, जैसे कि हमें पता लग जाए कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है, ये कौन सी पार्ट से रिलेटेड कर रहा है, तो वहाँ से कहाँ ना कहाँ ये आंसर से रिलेटेबल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। लास्ट पॉइंट आता है कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको केस स्टडी की यदि ये 4 पॉइंट फॉलो करके लास्ट प्रैक्टिस करते हो आप, तो डेफिनेटली आपकी केस स्टडी सोल्व होगी। स्टार्टिंग में क्या पता 4 से 5 केस स्टडी में प्रॉब्लम है, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको केस स्टडी पढ़ना आ जाएगा, केस स्टडी सोल्व करना आ जाएगा, और केस स्टडी सोल्व करना आ गया तो फिर केस स्टडी का जो आंसर होता है वो आपको यदि पता है तो फिर आप उसको फ्रेम कर ही सकते हो, आंसर जो शीट आती है उसके अंदर लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप है ना केस स्टडी को सोल्व कर सकते हो। मैं दोबारा 5 पॉइंट बता देता हूँ क्योंकि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है केस स्टडी को सोल्व करने के। इससे आपकी जो केस स्टडी होती है वो सोल्व हो जाएगी 99% यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये होता है कि आपको बुक रीडिंग करनी है अच्छे से। उसके बाद बुक रीडिंग के बाद में आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, आपको कौन सा डिसीजन के है ना कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, किस तरीके से अफेक्ट करता है, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद में थर्ड स्टेप ये आता है कि आपको कीवर्ड्स की लाइंस हर एक टॉपिक के हर एक चैप्टर
सके, याद होनी चाहिए, जैसे कि आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प मिल सके, और जो कीवर्ड्स जो कि केस स्टडी के अंदर है ना जो कि मेंशन होता है, जिससे कि आप केस स्टडी पता लगा उसको कि ये कौन से टॉपिक्स है, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो कि है ना केस स्टडी है उसको स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना, लास्ट से पढ़ना है। लास्ट में आपको पढ़ोगे तो 50% आपको टॉपिक पता लग जाएगा, चैप्टर पता लग जाएगा कि कौन से रिलेटेड है। उसके बाद में स्टार्टिंग से पढ़ना है, फिर बाकी का जो 50% है वो आप पढ़ते पढ़ते आपको आ जाएगा। तो ऐसे करके आप जो केस स्टडी का जो आंसर है वो पता लगा सकते हो। उसके बाद में क्या करना है आपको, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यदि आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो केस स्टडी है उसमें आप मास्टर बन जाओगे, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता केस स्टडी को सही करने से। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और फिर भी आपको कोई केस स्टडी के अंदर, बिजनेस स्टडी के अंदर, अकाउंटेंसी के अंदर, आईडी के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी इशू होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर सकते हैं डाउट्स, मैं आपको आंसर बता दूंगा। और आपको किसी भी टॉपिक पर आपको मेरे से वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डेफिनेटली आई विल मेक ए वीडियो ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो। और है ना सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको 100 बाय 100 ना एक स्ट्रेटेजी की वीडियो डाली थी जो कि कम्प्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड थी। उसके अंदर मैं ये बता रहा हूँ कि जो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स जो और जो बिजनेस स्टडी है उसके अंदर आप 100 बाय 100 कैसे स्कोर कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में। तो वो प्लीज़ आप जाके है ना मेरे यूट्यूब चैनल पर चेक करना, आपको वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। और इससे आप है ना खुद के बोर्ड एग्जाम के अंदर 100 बाय 100 या अच्छा एक बहुत अच्छा है ना स्कोर है ना आप अचीव कर सकते हो। सो थैंक यू।